विज्ञान की पुस्तक समकालीन भारत 2 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करेंगे। अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग। हाँ, और हमारे पास इस अध्याय से जुड़े कुछ नोट्स हैं जिनकी हम गहराई से पड़ताल करेंगे। हम ये समझेंगे कि ये उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों है और इनका पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। विनिर्माण शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका सार बहुत सरल है। कच्चे माल को एक मूल्यवान, एक कीमती उत्पाद में बदलना, जैसे लकड़ी से कागज या गन्ने से चीनी। लेकिन असली बात है अधिक मात्रा में उत्पादन। यही एक छोटे से काम को एक बड़े उद्योग में बदल देता है। तो चलिए पहले पेज से ही शुरू करते हैं। यहाँ एक तस्वीर दी गई है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है। देखिए, इसमें विनिर्माण उद्योग के कई उदाहरण हैं। एक तरफ एक आधुनिक कारखाना है, फिर धागे और कपड़ा बनाने वाली मशीनें हैं, और एक रोबोट कार बना रहा है। सही, और एक सीमेंट या रासायनिक प्लांट भी दिख रहा है। ये दिखाता है कि उद्योग कितने अलग अलग तरह के होते हैं। बिल्कुल। अब शीर्षक पर आते हैं। पीडीएफ में लिखा है अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग। इसका आसान मतलब है, हम पाठ 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम विनिर्माण उद्योग है, यानी वो कारखाने जहां चीजें बनती हैं। आगे लिखा है, पीडीएफ में लिखा है कच्चे माल से मूल्यवान उत्पाद तक का सफर। इसका आसान मतलब है, इस पाठ में हम यही जानेंगे कि कैसे कच्ची चीजों को कारखानों में उपयोगी और कीमती सामान में बदला जाता है। ठीक है, तो अब पेज 2 पर आते हैं जहां इसकी परिभाषा और महत्व समझाया गया है। पहली हेडिंग है परिभाषा। हाँ, इसमें पहला बिंदु पीडीएफ में लिखा है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में बदलकर अधिक मात्रा में उत्पादन करना ही विनिर्माण है। इसका आसान मतलब है कि कच्ची चीजों को फैक्ट्री में ले जाकर उनसे कीमती सामान बनाना, और वो भी बहुत सारा। इसी को विनिर्माण कहते हैं। बिल्कुल। अगला बिंदु उदाहरण देता है। पीडीएफ में लिखा है, जैसे लकड़ी से कागज, गन्ने से चीनी और लौह अयस्क से लोहा इस्पात बनाना। इसका आसान मतलब है ये सब विनिर्माण के ही उदाहरण हैं। और तीसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। पीडीएफ में लिखा है, विनिर्माण उद्योग को देश के आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। इसका आसान मतलब है कि ये उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी हमारे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी। बिल्कुल सही। और यहीं से हम इसके महत्व पर आते हैं। विनिर्माण क्यों जरूरी है? पहला बिंदु, यह कृषि का आधुनिकीकरण करता है। मतलब ये कि ट्रैक्टर, पंप, खाद, ये सब उद्योगों में बनते हैं और खेती के काम आते हैं। सटीक। दूसरा, यह बेरोजगारी और गरीबी को खत्म करने में मदद करता है। लोगों को खेती के अलावा कारखानों में काम मिलता है। और तीसरा बिंदु व्यापार से जुड़ा है। जब हम बना हुआ सामान दूसरे देशों को बेचते हैं, मतलब निर्यात करते हैं, तो हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। हाँ, और चौथा बिंदु यही है कि इससे देश का विकास मजबूत होता है। जिस देश में उद्योग जितने मजबूत होते हैं, वो देश उतना ही अमीर माना जाता है। यहाँ एक चित्र भी है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कपास है, जो एक कच्चा माल है। फिर एक तीर कारखाने की ओर जाता है, और कारखाने से निकलकर एक टी शर्ट बनती है, जो तैयार उत्पाद है। ये पूरी प्रक्रिया ही विनिर्माण है। बिल्कुल स्पष्ट। अब आते हैं पेज 3 पर, उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को कई आधारों पर बांटा गया है। हाँ, पहला आधार है कच्चे माल के स्रोत पर। इसमें 2 तरह के हैं, कृषि आधारित और खनिज आधारित। कृषि आधारित मतलब जिनका कच्चा माल खेतों से आता है, जैसे सूती वस्त्र या चीनी। और खनिज आधारित जिनका कच्चा माल जमीन से खनिजों के रूप में निकलता है, जैसे लोहा इस्पात या सीमेंट। अच्छा, दूसरा आधार है प्रमुख भूमिका के आधार पर। इसमें भी 2 हैं, आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग। ये क्या है? आधारभूत उद्योग वो हैं जो दूसरे उद्योगों के लिए मशीनें या कच्चा माल बनाते हैं, जैसे लोहा और इस्पात। और उपभोक्ता उद्योग वो सामान बनाते हैं जिसे हम सीधे इस्तेमाल करते हैं, जैसे चीनी, पंखे, कागज। समझ गई। अगला है पूंजी निवेश के आधार पर। इसमें लघु उद्योग की बात की गई है, जहां 1 करोड़ रुपए तक का निवेश हो। हाँ, और फिर है स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिक कौन है। ये थोड़ा जटिल लगता है, पर है बहुत सरल। सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी। सार्वजनिक मतलब सरकारी, जैसे सेल। निजी मतलब किसी एक व्यक्ति या कंपनी का, जैसे टिस्को। और संयुक्त में सरकार और निजी कंपनी मिलकर काम करते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। और सहकारी में मजदूर या किसान खुद मालिक होते हैं। और आखिरी वर्गीकरण है कच्चे तथा तैयार माल के भार पर।
भारी और हल्के उद्योग। ये तो नाम से ही साफ है। भारी उद्योग जैसे लोहा, जिनका माल बहुत वजनी होता है, और हल्के उद्योग जैसे बल्ब या पंखे बनाने वाले, जिनका माल हल्का होता है। ठीक है, तो ये वर्गीकरण स्पष्ट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं पेज 4 पर, कृषि आधारित उद्योग, और इसमें सबसे पहले है वस्त्र उद्योग। हाँ, सूती वस्त्र उद्योग। इसमें एक दिलचस्प बात बताई गई है कि शुरू में ये उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों ज्यादा था। क्यों था? क्योंकि वहाँ कपास आसानी से मिल जाता था, मुंबई जैसा बड़ा बाजार और बंदरगाह था, और नम जलवायु भी धागा बनाने में मदद करती थी। इसमें एक तथ्य भी है, पीडीएफ में लिखा है, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। बिल्कुल। अब आते हैं पटसन यानी जूट उद्योग पर। भारत जूट से बने सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसका मुख्य केंद्र पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे है। और इसका पहला कारखाना? पीडीएफ में लिखा है, पहला पटसन उद्योग 1855 में कोलकाता के निकट रिश्रा में लगाया गया। ठीक है, 1 साल बाद। अच्छा, इस पेज पर एक प्रक्रिया प्रवाह का चित्र भी है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे वस्त्र निर्माण होता है। सबसे पहले रेशा उत्पादन यानी कच्चा रेशा, फिर उसकी कताई करके सूत यानी धागा बनता है, फिर उस धागे से बुनाई करके कपड़ा बनता है, और अंत में उस कपड़े से सिलाई करके पहनने वाले वस्त्र तैयार होते हैं। बहुत बढ़िया। अब अगले पेज 5 पे चलते हैं। यहाँ बात हो रही है चीनी उद्योग की। हाँ, भारत चीनी उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, लेकिन गुड़ और खांडसारी में पहले स्थान पर है। और ये एक मौसमी उद्योग है। हाँ, मतलब ये साल के कुछ महीने ही चलता है, जब गन्ने की फसल कटती है। इसीलिए ये सहकारी क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ किसान मिलकर इसे चलाते हैं। इसमें एक और जरूरी बात है कि चीनी मिलें गन्ना क्षेत्रों के पास ही क्यों होती हैं? क्योंकि गन्ना कटने के बाद अगर उसे दूर ले जाया जाए तो उसमें सुक्रोज यानी चीनी की मात्रा सूखने लगती है, तो ढुलाई में जितना समय लगेगा उतनी कम चीनी निकलेगी। अच्छा, इसलिए मिल को खेत के पास रखना फायदेमंद है। और आजकल ये मिल दक्षिण भारत की ओर क्यों जा रही हैं? क्योंकि वहां के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब उतने ही गन्ने से ज्यादा चीनी निकलती है। समझ गए। इस पेज पर एक नक्शा भी है भारत के वस्त्र उद्योगों का। जी, यहाँ चित्र में दिखाया गया है भारत का नक्शा, जिस पर सूती, ऊनी और रेशम वस्त्र उद्योगों के मुख्य केंद्र दिखाए गए हैं। जैसे मैं देख सकती हूँ, सूती वस्त्र के लिए अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर, कोयम्बटूर है। बिल्कुल, और रेशम के लिए मैसूर, बेंगलुरु, और ऊनी के लिए श्रीनगर, अमृतसर जैसे शहर दिखाए गए हैं। ठीक है। अब कृषि आधारित उद्योगों से आगे बढ़ते हैं खनिज आधारित उद्योगों पर। पेज 6, लोहा और इस्पात उद्योग। इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग अपनी मशीनरी के लिए इसी पर निर्भर हैं। कार से लेकर सुई तक सब में स्टील लगता है। इसे भारी उद्योग भी कहते हैं? हाँ, क्योंकि इसका कच्चा और तैयार माल दोनों ही बहुत भारी और वजनदार होते हैं। इसे बनाने के लिए कच्चे माल का एक अनुपात भी दिया है। लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4.2.1 होता है। बिल्कुल, और बॉक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। किसी देश के विकास का पैमाना अक्सर इस्पात के उत्पादन और खपत से मापा जाता है। मतलब जितना ज्यादा स्टील इस्तेमाल होगा, देश उतना विकसित माना जाएगा। सही। यहाँ एक चित्र भी है इस्पात निर्माण की प्रक्रिया का। यहाँ चित्र में दिखाया गया है 5 चरण है। पहला, कच्चे माल का कारखाने तक परिवहन। फिर उसे धमन भट्टी में डालकर लोहा गलाया जाता है। फिर पिघले हुए लोहे में मैंगनीज, निकल जैसी धातुएं मिलाकर उसे शुद्ध किया जाता है। और अंत में ढलाई और धातु को आकार देने का काम होता है। बहुत स्पष्ट। अब पेज 7 पर चलते हैं, जहां एल्यूमिनियम प्रगलन की बात है। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। ये हल्का होता है, इसमें जंग नहीं लगता, और ये बिजली का अच्छा सुचालक है। इसीलिए इसका उपयोग हवाई जहाज, बर्तन और तार बनाने में होता है। हाँ, और इसका कच्चा माल है बॉक्साइट। ये एक गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा दिखता है। इस पेज पर भी उत्पादन प्रक्रिया का एक चित्र है। जी, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि 4 से 6 टन बॉक्साइट से पहले 2 टन एल्यूमिना बनता है, और फिर उस 2 टन एल्यूमिना से सिर्फ 1 टन एल्यूमिनियम बनता है। बिल्कुल, इसमें बिजली बहुत ज्यादा लगती है। इस पेज पर भी एक नक्शा है भारत के लोहा और इस्पात संयंत्रों का। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है भारत के प्रमुख लोहा और इस्पात संयंत्र, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो,
जमशेदपुर, राउरकेला, ये सभी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अब पेज 8 पर आते हैं, जहां कुछ और महत्वपूर्ण उद्योगों की बात की गई है। सबसे पहले रसायन उद्योग। एशिया में भारत का इसमें तीसरा स्थान है। यह दो तरह का होता है, अकार्बनिक और कार्बनिक। अगला है उर्वरक उद्योग। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश वाले उर्वरक आते हैं। पर एक बात ध्यान देने वाली है कि भारत पोटाश का पूरी तरह से आयात करता है, हमारे यहाँ यह नहीं मिलता। फिर है सीमेंट उद्योग। इसका कच्चा माल चूना पत्थर और सिलिका है। और इसका पहला कारखाना 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। और अंत में आज का सबसे चर्चित उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक। बिल्कुल, ट्रांजिस्टर से लेकर कंप्यूटर तक। और बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। तो ये तो हुई विकास और तरक्की की कहानी। लेकिन पेज 9 पर इसका दूसरा पहलू है औद्योगिक प्रदूषण। सही कहा। यहाँ बीच में एक चित्र है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक कारखाना है और उससे 4 तीर निकल रहे हैं जो 4 तरह के प्रदूषण दिखा रहे हैं: वायु, जल, तापीय और ध्वनि। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण। ये कारखानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों, धूल और धुएं से होता है। फिर है जल प्रदूषण, जब कारखाने अपना रासायनिक कचरा नदियों में छोड़ देते हैं। कागज और रसायन उद्योग इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और तीसरा है तापीय प्रदूषण। ये क्या होता है? जब कारखाने और बिजलीघर गर्म पानी को बिना ठंडा किए सीधे नदियों और तालाबों में छोड़ देते हैं। इससे पानी का तापमान बढ़ जाता है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है। और आखिर में है ध्वनि प्रदूषण। ये मशीनों और जनरेटर के शोर से होता है। हाँ, और इससे सिर्फ चिड़चिड़ाहट नहीं होती, बल्कि सुनने की शक्ति कम हो सकती है, हृदय गति और रक्तचाप भी बढ़ सकता है। तो ये तो बहुत गंभीर समस्याएं हैं। अब आखिरी पेज 10 पर इनकी रोकथाम के उपाय बताए गए हैं। बिल्कुल। तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल का कम से कम उपयोग करना, उसे रिसाइकिल करना और गंदे पानी को नदियों में छोड़ने से पहले ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करना जरूरी है। और वायु प्रदूषण के लिए? उसके लिए कारखानों में ऊंची चिमनियां लगाना और कोयले की जगह तेल या गैस जैसे साफ ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के लिए जनरेटर में साइलेंसर लगाने और कम आवाज वाली मशीनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। जी, और यहाँ एनटीपीसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि कैसे वो पर्यावरण संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। इस पेज पर भी एक चित्र है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये एक जल शोधन संयंत्र यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ औद्योगिक गंदे पानी को साफ किया जा रहा है ताकि उसे नदियों में सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सके। तो आज हमने विनिर्माण उद्योगों के अर्थ, उनके महत्व और उनके अलग अलग प्रकारों के बारे में जाना। हमने भारत के प्रमुख उद्योगों को भी समझा, सूती कपड़ों से लेकर स्टील और सॉफ्टवेयर तक। और साथ ही ये भी समझा कि इन उद्योगों से पर्यावरण को क्या नुकसान होता है और उन नुकसानों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। सतत विकास का रास्ता अपनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको सभी विषय अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।